हेलो दोस्तों। तो आपके ज्योग्राफी के प्री क्योर की शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैं हर लेक्चर से पहले आपको कहती हूँ कि हमेशा आप कभी भी प्री के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, इट डजंट मीन इट इज़ ओनली फॉर प्री। आप इन चीज़ों को अपने मेंस आंसर में भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगले कुछ महीने अगर आप स्पेसिफिकली प्री के लिए भी पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़िए, बिकॉज वील बी कोटिंग दैम इन योर मेंस आंसर। तो शुरुआत करते हैं। पहला आपका है ई छावनी पोर्टल। छावनी क्या होता है? अगर आपने कभी ट्रेन से ट्रैवल किया है तो आप देखते हैं मेन स्टेशन से पहले, जंक्शन से पहले हमेशा कैंट वाले स्टेशन आते हैं। फॉर एग्जांपल अंबाला कैंट होता है, या और भी बहुत सारे इस तरह के स्टेशन आते हैं। तो बेसिकली कंटोनमेंट्स होते हैं, ये कंटोनमेंट बोर्ड्स होते हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से एसोसिएटेड होते हैं। तो ऐसी कोशिश की जा रही है कि ये जितने भी छावनी वाले रीजन्स या कैंट वाले या कंटोनमेंट वाले रीजन्स हैं, उनमें जितनी भी म्यूनिसिपैलिटी सर्विसेज है, सिविक सर्विसेज हैं, उनको ऑनलाइन कर दिया जाए, कि ये वेबसाइट के ज़रिए ही उनको सभी तरह की सर्विसेज दे दी जाएं। किसको एग्जैक्टली? कंटोनमेंट बोर्ड्स विच एवर आर अक्रॉस दी कंट्री। ठीक है। तो अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, किसी को अपनी सिविक इशूज़ से एसोसिएटेड कंप्लेंट्स रजिस्टर करनी है, वो रजिस्टर कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको कोई ट्रेड लाइसेंसेस चाहिए और आप कंटोनमेंट बोर्ड में हैं, आपको कोई सीवेज कनेक्टिविटी एप्लीकेशंस चाहिए, राइट? तो इन सभी चीज़ों को अब ऑनलाइन कर दिया जाएगा। तो बेसिक एजेंडा क्या है यहाँ पे? अगर आप देखें कि आपकी कंट्री में सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज को बढ़ाया जाए, राइट, ऑनलाइन कर दिया जाए, चीज़ें और ईज पे लाई जाए। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये स्मार्ट गवर्नेंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। नाउ यहाँ पे ना आप दो तीन चीज़ों को याद रखोगे। पहली चीज़ कि ये जितनी भी चीज़ें ईजी की जा रही हैं, बेसिकली ये आपकी अर्बनाइजेशन को ईज कर रही हैं। तो ये अर्बनाइजेशन में जब भी क्वेश्चंस आएंगे कि अर्बनाइजेशन के लिए इंडिया ने क्या स्टेप्स लिए हैं या किस तरह से आगे प्रमोट की जा रही है, वहाँ पे आप इन चीज़ों को डेफिनेटली लिखेंगे कि जितनी भी इन रीजन्स की सर्विसेज हैं वो अब ऑनलाइन दी जा रही है। नेक्स्ट, आप इनको अर्बनाइजेशन तो चलिए कुछ लेट्स से कि ज्योग्राफी में भी आपको मेंस में आता है। जब आप ये चीज़ें गवर्नेंस में पढ़ते हैं, पॉलिटी में, पेपर 2 में, तो गवर्नेंस में आप चाहे ई गवर्नेंस में इसको लिख दीजिए कि सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक की जा रही हैं, या फिर स्मार्ट गवर्नेंस में भी आप इसको कोट कर सकते हैं। तो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। या फिर कभी आपको इस तरह से क्वेश्चंस आ जाते हैं कि सर्विसेज को बेटर कैसे किया जा रहा है, राइट? या फिर कभी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि लेट्स से कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है आपको ई गवर्नेंस पे नोट लिखिए, राइट, व्हाट आर दी बेनिफिट्स, व्हाट आर दी प्रोज एंड कॉन्स, और उन पे आप पूरी चीज़ें लिखिए, वहाँ पर भी आप ये लिख सकते हैं। ऑल्सो लेट्स से कि आपको क्वेश्चन आते हैं, मान लीजिए स्मार्ट सिटीज़ तो कितना ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, तो आपको क्या लगता है इंडिया ने कितनी ग्रोथ की है टूवर्ड्स स्मार्ट सिटीज़? क्या आपको लग रहा है कि ये सच में इंडिया में एप्लीकेबल है? तो आप वहाँ पे लिखिए कि सिटीज़ को और बेटर बनाने के लिए रादर स्मार्ट सिटीज़ का एक डिफरेंट एजेंडा या एक डिफरेंट एंगल जो है कंटोनमेंट बोर्ड्स भी हो सकता है। ये जितने भी ऐसे रीजन्स हैं जो कंटोनमेंट बोर्ड से एसोसिएटेड हैं, उनको भी इस मिशन का पार्ट बनाया जा सकता है। तो आप उसको एज वे फॉरवर्ड भी लिख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं सेम चीज़ को हमने कितनी सारी जगह हमने कोट कर दिया। ठीक है जी, याद रहेगा। चलिए, जस्ट बिकॉज, हाँ, नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ अगर मैं इन आर्टिकल्स में ऑल द फोटोग्राफ्स देखूं तो वहाँ पे मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मिली दैट आई वांट यू टू नो। सर्टन कंटोनमेंट बोर्ड्स हैव ऑलरेडी लॉन्च्ड इन दिस फैसिलिटी, काडकी एंड पुणे कंटोनमेंट बोर्ड्स। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। पीपल टेंड टू मिस दिस। नाउ जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, वी हैव टू डिग इन डीप इनटू एवरीथिंग। तो कंटोनमेंट बोर्ड्स बेसिकली क्या है? ये आपकी जितनी भी कैंट्स हैं या कंटोनमेंट रीजन्स हैं, उनकी सिविक एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी है। ठीक है। तो अब ये किसके अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर। अब इस बोर्ड में किस तरह के लोग हैं, रादर व्हाट सॉर्ट ऑफ मेंबर्स आर देयर? तो कुछ तो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, कुछ एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं, और कुछ हैं आपके नॉमिनेटेड मेंबर्स। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स क्या होते हैं? जो उस पोजीशन पे इसलिए हैं क्योंकि वो ऑलरेडी किसी पोजीशन पे हैं, राइट? ये भी हम देखेंगे किस तरह के मेंबर्स हैं। तो अगर हम टर्म ऑफ ऑफिस देखें हर एक मेंबर का, तो दैट विल बी 5 years। अगर हम आगे बढ़ें, बिल्कुल फैक्चुअल डेटा है, ये आपने याद रखना है। तो 8 इलेक्टेड मेंबर्स हैं,
कुछ नॉमिनेटेड मिलिट्री मेंबर्स हैं जो मिलिट्री से नॉमिनेटेड होंगे, और कुछ एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं। एक्स ऑफिशियो मैंने आपको क्या बताया था, ऐसे लोग जो इसलिए उस पोजीशन पे हैं बिकॉज वो ऑलरेडी किसी पोजीशन पे है। फॉर एग्जांपल स्टेशन कमांडर अगर कोई होगा वो ऑलरेडी कंटोनमेंट बोर्ड का पार्ट बन जाएगा। गैरिसन इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव मेडिकल ऑफिसर, ये बिकॉज दे आर ऑन दीज पोजिशंस ये उस टीम का पार्ट बन जाएंगे। यू डोंट हैव टू रिमेंबर दैट ऑल, बट जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो नॉमिनेटेड मिलिट्री मेंबर हैं कैसे नॉमिनेट होंगे, एज पर द कंटोनमेंट एक्ट 2006। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्चुअल डेटा। तो आप देख रहे हो कितने सारे फैक्ट्स आपको यहाँ पे मिलते जा रहे हैं, ठीक है। ये आपने कंटोनमेंट वाला जो टॉपिक है आपकी लक्ष्मीकांत में भी दिया हुआ है, तो आप उसको वहाँ से भी पढ़ सकते हैं ना। कंटोनमेंट रीजन्स जो हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर पॉपुलेशन 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं, कैटेगरी 1, 2, 3 एंड 4। नाउ यू डोंट हैव टू रिमेंबर द एग्जैक्ट कैटेगरी की किस में कितनी पॉपुलेशन है, पर आप इतना याद रखिए कि जो कंटोनमेंट की डिविजन्स हैं वो कैटेगरी वाइज है। फॉर एग्जाम्पल कैटेगरी 1 में वो रीजन्स आते हैं जिनकी पॉपुलेशन 50,000 से ज़्यादा है, ठीक है। कैटेगरी 2 में वो आते हैं जिनकी पॉपुलेशन 10,000 से तो ज़्यादा है लेकिन 50,000 से ज़्यादा नहीं है, मतलब 10,000 से 15,000 के बीच की पॉपुलेशन कहाँ आएगी, कैटेगरी 2 में आएगी। तो पॉपुलेशंस के हिसाब से डिविजन्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप अगर आप अर्बनाइजेशन या स्मार्ट गवर्नेंस की बात करते हैं, वहाँ पे इनको भी अब इंक्लूड किया जा रहा है। इस चीज़ को आप डेफिनेटली कोट कर सकते हैं, ठीक है जी, याद रहेगा, सिंपल था। चलिए अगली न्यूज़ पे आते हैं। अगली न्यूज़ है गवर्नमेंट ने रिसेंटली सजेशंस इनवाइट किए हैं ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी पे। सो बेसिकली रिसेंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज है उन्होंने एक ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी ड्राफ्ट की है और उन्होंने सजेशंस मांगे हैं। तो यूजुअली ऐसा ही होता है कि जब पॉलिसीज़ बनती हैं सो दे एक्चुअली पुट इट इनटू पब्लिक डोमेन, कि अगर आप इससे किसी भी तरह से एसोसिएटेड है या इवन इफ यू हैव अ सजेशन आप उस पर सजेस्ट कर सकते हैं। तो ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी का मतलब क्या है, ब्लू द मोमेंट ऐसे ब्लू इकोनॉमी ना आपको समझ जाना चाहिए मरीन रिसोर्सेज से एसोसिएटेड है, राइट, मरीन रिसोर्सेज। तो यहाँ पे क्या है कि जितने भी आपके ओशियानिक रिसोर्सेज है कंट्री से एसोसिएटेड उनको हम कैसे बेटर यूटिलाइज करें। नाउ अगर आप इसमें देखो तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि द मोमेंट आई से रिसोर्सेज, मेरा एजेंडा सिर्फ वो रिसोर्सेज जो ओशंस में नीचे हैं उनसे नहीं है। ऑल आई मीन इज इन एवरी एस्पेक्ट। फॉर एग्जाम्पल ओशन रिसोर्सेज को तो यूज़ करेंगे ही, प्लस इंफ्रा को भी हम वहाँ पे बढ़ाएं। इसको हम अल्टीमेटली अगर मैं ओशंस की बात करूं तो एनर्जी की फॉर्म में भी तो मैं यूज़ कर सकती हूँ। जो हम टाइडल एनर्जी की बात करते हैं, राइट, आई कैन ऑलवेज क्रिएट इलेक्ट्रिसिटी, राइट, सो सॉरी जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो वहाँ से टाइडल एनर्जी भी तो आ सकती है। सो इट्स नॉट ओनली रिसोर्सेज बट इंफ्रा भी क्रिएट किया जाए। मान लीजिए आपको ट्रेड के लिए इंफ्रा चाहिए, वो भी क्रिएट किया जाए। मान लीजिए आपको सिक्योरिटी रीजंस के लिए इंफ्रा चाहिए, वो भी क्रिएट किया जाए, राइट। प्लस जितनी भी आपके कोस्टल जोन्स हैं उनको और इम्प्रूव किया जाए। मैंने कई बार आपको कोस्टल जोन से एसोसिएटेड प्रोग्राम्स बताए हैं, राइट। कई बार मैंने आपको सागर माला प्रोग्राम भी पढ़ाया हुआ है, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली वो क्या कर रहे हैं, पोर्ट सिटीज़ की डेवलपमेंट तो कर ही रहे हैं, कोस्टल जोन्स की डेवलपमेंट तो कर ही रहे हैं, प्लस कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, इकोनॉमी बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो द मोमेंट आई टॉक अबाउट ब्लू इकोनॉमी इट्स नॉट ओनली अबाउट इंक्रीजिंग द इकोनॉमी बट एनर्जी जनरेशन, सिक्योरिटी, ट्रेड सभी चीज़ों से एसोसिएटेड है। आगे हम इनके पॉइंट्स भी पढ़ेंगे। तो अगर हम इस पॉलिसी डॉक्यूमेंट की बात करें तो पॉलिसी डॉक्यूमेंट 3 चीज़ों से एसोसिएट होता है। कोस्टल कम्युनिटीज़ की लाइफ बेटर करने के लिए, राइट, बायोडाइवर्सिटी बेटर करने के लिए एंड नेशनल सिक्योरिटी बेटर करने के लिए। एक सॉरी रह गया कि इंडिया की जीडीपी भी बढ़ाएं, इकोनॉमी का एंगल भी तो है, राइट। सो इकोनॉमी भी है, बेटर लाइफ करनी है, बायोडाइवर्सिटी, नेशनल सिक्योरिटी, हर एक चीज़ को केटर कर रहा है ना। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कभी भी आपको ब्लू इकोनॉमी पे इन जनरल GS3 में सवाल आ जाए कि आपको क्या लगता है कि ब्लू इकोनॉमी किस तरह की होनी चाहिए, व्हाट हैज़ इंडिया वर्कड ऑन, व्हाट शुड बी द प्रपोज्ड ऑब्जेक्टिव्स, आप इन सब चीज़ों को वहाँ कोट कर सकते हो। तो एग्जाम में हम गलती क्या करते हैं, वी स्टार्ट थिंकिंग देयर, राइट। वी डोंट हैव टू डू दैट, ऑलरेडी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं, हमें बस उनके नोट्स बनाने हैं। कभी आपको आ जाए कि किस तरह से आप सागर माला प्रोग्राम को बेटर कर सकते हो, कितनी अचीवमेंट है, व्हाट कैन बी डन, आप इन पॉइंट्स को केटर कीजिए कि और पोर्ट्स के लिए आप और क्या क्या कर सकते हैं। आप इस डॉक्यूमेंट की कुछ चीज़ें वहाँ पे कोट कर सकते हैं।
ऑल्सो अगर हम ब्लू इकॉनमी की बात करें तो जितनी भी ओशियानिक रिसोर्सेज हैं ये 4.5% ऑफ इंडियाज इकोनॉमी को केटर करते हैं. तो ऑब्वियसली 4% इज अ वेरी बिग नंबर. तो दिस एक्चुअली बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट इन इकोनॉमिक टर्म्स एज वेल. वैसे जस्ट बिकॉज ब्लू इकॉनमी की बात आई है, जस्ट रिमेंबर्ड, आपकी हिस्ट्री में आपने ब्लू वाटर पॉलिसी पढ़ी होगी, राइट? ब्लू वाटर पॉलिसी पोर्तुगीज गवर्नर थे जी, आई थिंक फ्रांसिस्को अल्मेडा, आई थिंक सो, राइट? तो उन्होंने दी थी यहाँ पे कि जितनी आप अपनी नेवल प्रेजेंस सिक्योरिटी को केटर करना चाहते हो, तो जितने भी वाटर के से एसोसिएटेड रीजन्स हैं, नेवल रीजन्स हैं इंडिया के आसपास, उनको सिक्योर करने की या उनको स्ट्रेंथन करने की बात थी. आप हिस्ट्री में पढ़ोगे, इंडियन हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये काफ़ी बार कोट किया जाता है. तो ना ऐसी चीज़ें ना आप जब कभी भी आप ऐसे लिखते हो, ऐसे में आप कोट कर सकते हो कि ओशन रिसोर्सेज को या ओशियानिक नेशनल सिक्योरिटी की जब हम बात कर रहे हैं, इंडिया में उसके रूट्स यहाँ पर भी पाए जाते हैं कि यहाँ हिस्ट्री में भी बात हुई है. तो ऐसे में दिस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट. तो आप देख रहे हो, कभी भी कोई ऐसे लिखो तो हिस्टोरिक एस्पेक्ट भी होता है, करंट एस्पेक्ट भी होता है. तो किसी भी चीज़ को आप हिस्ट्री से हमेशा ही रिलेट करने की कोशिश करो. बल्कि इसे ना, एक मेरा तो पर्सनल सजेशन है, दैट्स व्हाट वी ऑल ऑलवेज डू, कि कोई भी इवेंट हो रहा है तो ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट क्या हिस्टोरिकली ऐसा कुछ पहले हुआ है. क्योंकि उन्हीं इवेंट्स पे जब एसेज आते हैं या आपको किसी क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन लिखना होता है, यू एक्चुअली गेट मोर पॉइंट्स. चलिए आगे बात आते हैं. तो ये जो डॉक्यूमेंट है ये 7 चीज़ों पे एड्रेस करता है. ब्लू इकॉनमी की हमने बात की है, राइट? जितनी भी मरीन इंडस्ट्रीज़ हैं, फॉर एग्जांपल फिशरीज़, या मरीन से आसपास मान लो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, उनसे एसोसिएटेड स्किल डेवलपमेंट है, उन सब पे काम करेंगे. कोस्टल रीजन्स के टूरिज्म पे काम करेंगे. कोस्टल रीजन का इंफ्रा या एनर्जी या इन सब से रिलेटेड, चाहे सिक्योरिटी हो या कोई भी और डिमेंशन हो, इंटरनेशनल एंगेजमेंट भी करेंगे. तो ये टिपिकल आपके पॉइंट्स हैं. कभी आपसे पूछ ले कि ब्लू इकॉनमी का वे फॉरवर्ड क्या है, आप इसको कोट कर सकते हैं. ठीक है, ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है. या कभी कभी आपसे पूछते हैं ओशन रिसोर्सेज बहुत सारे हैं आपके पास कंट्री में, राइट? मरीन रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, व्हाट कैन बी डन, आप एग्जैक्टली ये पॉइंट्स कोट कर सकते हैं. तो इन पॉइंट्स के नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है. द मोमेंट वी स्टार्ट थिंकिंग इन द एग्जाम, हमारे वो जो टाइम पीरियड है वो निकल जाता है. सो वी डोंट हैव टू डू इट दैट वे. हम इन सभी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पॉइंट्स को यूटिलाइज कर सकते हैं. कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है आपको कि इंडिया के जीडीपी में ओशन रिसोर्सेज का बहुत बड़ा रोल है, तो व्हाट शुड बी डन, राइट, टू यूज इट टू इट्स मैक्सिमम पोटेंशियल. आप डेफिनेटली उन चीज़ों को लिख सकते हैं. या क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपका ये जो रीजन है ओशनिक रिसोर्सेज वाला, ये अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक यूज नहीं हुआ है, व्हाट कैन बी डन. तो आप देख रहे हो, एवरी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन सिमिलर ही आंसर होगा. अब चाहे ये क्वेश्चन आपसे ज्योग्राफी में पूछ ले, चाहे ये क्वेश्चन आपसे एनवायरनमेंट में पूछ ले या इकोनॉमी में, तो आप देख रहे हो ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, सभी में आपको सेम तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. ठीक है जी. चलिए अगली चीज़ पे आते हैं. हाँ, सो एक वर्ल्ड बैंक का बहुत अच्छा एक डॉक्यूमेंट है जिसमें ना देव गिवन डिफरेंट पैराडाइम्स कि क्या क्या हो सकता है. मरीन ट्रांसपोर्ट पे काम कर सकते हैं हम, मरीन रीजन्स के वेस्ट मैनेजमेंट पे काम कर सकते हैं, क्लाइमेट चेंज पे काम कर सकते हैं, मरीन रीजन्स के टूरिज्म पे, मरीन रीजन से रिन्यूएबल एनर्जी क्रिएट हो, मरीन रीजन्स की फिशरी. सो जस्ट द हेडिंग्स आर इंपॉर्टेंट कि कभी कभी आपसे पूछ लेते हैं कि ओशन रिसोर्सेज में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो आप ओशन रिसोर्सेज लिख के यू कैन एक्चुअली मेक अ डायग्राम कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है. ऐसे जब आप डायग्राम्स एग्जाम में बनाते हो ना, तो यू एंड अप गिविंग मोर पॉइंट्स. ठीक है, तो जब भी आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करो, यू कैन टेक अ प्रिंट ऑफ दीज थिंग्स. ठीक है जी. चलिए आगे बढ़ते हैं जी. सॉरी जी. सो ओडिशा की कार्लापाट सेंचुरी वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली. सर्टन एनिमल्स हैव डाइड देयर बिकॉज ऑफ अ पर्टिकुलर डिजीज, राइट, हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया. सो यू विल रीड अबाउट दिस मोर इन योर साइंस लेक्चर्स. माई स्पेसिफिक एजेंडा वॉज कि आपको एटलीस्ट इसकी पोजीशन दिखाई जाए. तो उड़ीसा की ये जो सेंचुरी है, अगर आप उड़ीसा का मैप देखें, कार्लापाट सेंचुरी यहाँ पर आती है, राइट. सो आपको पोजीशंस, मैंने हमेशा कहा है, दे वेरी इंपॉर्टेंट. नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट आपको चीज़ें लिखने के लिए आ जाती हैं. सिमिलरली वेन एवर यू डाउनलोड दिस पीडीएफ, आप देखोगे दिस इज वेयर सिमलीपाल लाइज. सिमलीपाल आपने कहाँ पे पढ़ा हुआ है सोचिए. तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. अगेन गाहिरमथा, उसकी पोजीशन भी आपको पता होनी चाहिए. गाहिरमथा आपने ऑलिव रिडे टर्टल्स के लिए पढ़ा हुआ है, राइट. अगेन दिस चिल्का लेक लेगून से एसोसिएटेड पढ़ा हुआ है. तो कभी कभी क्या होता है ना, इनको ऊपर से नीचे आपको
लेफ्ट टू राइट या अप टॉप टू बॉटम अरेंज करने को आ जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि गहेड़ मथा के बाद चिल्का लेकर आता है, राइट, एंड समवेयर लेफ्ट टू इट इट्स कार्ड अपार्ट। तो ये सभी पोजिशंस दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। यू कांट रिमेंबर द पोजिशन ऑफ एवरीथिंग, राइट। तो हमारी कोशिश क्या होती है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको बताया जाए, ताकि अगर ऑप्शंस में आपको एक दो पॉइंट्स एलिमिनेट करने पड़े तो आप इजीली उनको एलिमिनेट कर पाए। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी, सो महाबाहु ब्रह्मपुत्रा इनिशिएटिव न्यूज़ में था, राइट। रिसेंटली इनिशिएटिव्स की शुरुआत हुई है। तो इफ़ यू सीन दिस इज कॉल्ड अ फेरी, राइट। शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए यूज़ होती है एक जगह से दूसरी जगह, राइट। तो रिसेंटली ये ब्रह्मपुत्रा रिवर पे जो आसाम रीजन है वहाँ पे ये फेरीज की शुरुआत हुई है, राइट। तीन डिफरेंट जोन्स में, ठीक है, नीमामाती, मजौली, नॉर्थ गुवाहाटी, साउथ गुवाहाटी, धुबरी टू हसंगीमारी। तो ये हम आगे देखेंगे कहाँ है। अब अगर आप देखो तो इनका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, वाई डू दे वॉन्ट टू हैव दीज फेरी सिस्टम्स। बेसिकली नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ कनेक्टिविटी की दिक्कत है, राइट। अगर जब भी आप इंडस्ट्रीज़ का, नॉर्थ ईस्टर्न इंडस्ट्री का या नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के बारे में कि क्यों डेवलप बहुत ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू डिफरेंट रीजन्स लिखते हो, तो उनका क्रिटिसिज्म सबसे बड़ा ये है कि वहाँ कनेक्टिविटी इशूज़ हैं। तो अब आप देख रहे हो कनेक्टिविटी की जा रही है ईस्टर्न पार्ट की आपस में, ठीक है। और स्पेसिफिकली ब्रह्मपुत्रा रिवर के अराउंड जो है डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ और भी बहुत ज़्यादा की जा रही है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्या, ऑब्वियसली डिस्टेंस रिड्यूस हो जाएगा, ट्रैवल करना ईजी हो जाएगा, लेकिन इससे टूरिज्म भी बूस्ट होगा जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट भी होगी। एम्प्लॉयमेंट भी देख रहे हो दो लेवल्स पे इंक्रीज हो रही है। एक तो इमीडिएट मेजर कैसे इंक्रीज होगी एम्प्लॉयमेंट, जब ये सारी सर्विसेज चलेंगी इनकी वजह से जिनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, प्लस इवेंचुअली जब यहाँ टूरिज्म बढ़ेगा या और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होंगी तो इन लॉन्ग टर्म भी आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ जब भी आपको नॉर्थ ईस्ट की अंडर डेवलपमेंट पे क्वेश्चन आए कि वाई इज इट दैट इट इज सेड कि इट इज़ बीइंग अंडर डेवलप्ड इन कंपैरिजन टू द अदर रीजन्स, तो उसमें आप जब लिखोगे कि स्टेप्स क्या लिए हैं सरकार ने, तो आप डेफिनेटली इन चीज़ों को कोट करोगे। ठीक है जी। एक और तरह के क्वेश्चन में आप इसको लिख सकते हो। कभी भी आपको इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट पे क्वेश्चन आता है ना, आपने इनलैंड वाटर हाईवेज पढ़े होंगे 1 to 6, राइट। उनकी डेवलपमेंट के लिए सरकार क्या कर रही है, तो आप ये चीज़ें भी लिखोगे वहाँ पे कि इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ाने के लिए भी सरकार ये फेरी सर्विसेज चला रही है। हो सकता है कभी आपको सिर्फ ट्रांसपोर्ट पे क्वेश्चन आ जाए, तो वहाँ पे भी आप लिखोगे कि वाटर एज अ ट्रांसपोर्ट भी काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3 रीजन्स थे। पहला रीजन तो आपका है नीमाती एंड मजौली आइलैंड। अगर मैं आपको पोजीशंस दिखाने की कोशिश करूँ ना, ये रीजन है आपका ब्रह्मपुत्रा वाला, सो मजौली टू निमोती, सो दे वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस, तभी फेरी सर्विसेज चल रही हैं। सिमिलरली एक नॉर्थ गुवाहाटी साउथ गुवाहाटी को कनेक्ट कर रहा था, यू डोंट हैव टू सी इट ऑन द मैप। द थर्ड रीजन दैट वाज कनेक्टेड वाज धुबरी टू हथसिंगीमारी। सो अगर आप इनको देखो अगेन, धुबरी टू हथसिंगीमारी, तो कभी कभी ना आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं मैप में कि सो एंड सो टर्म वाज इन न्यूज़, इट इज़ एसोसिएटेड विद विच रिवर, या कौन से रीजन से एसोसिएटेड है। सो यू डोंट हैव टू लाइक मग देम अप, बट एटलीस्ट आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि कहाँ पे नॉर्थ ईस्ट पे चीज़ें आ रही हैं। कभी कभी क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं कि लेट्स से आपको पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो नॉर्थ ईस्ट से एसोसिएटेड है, दे कुड गिव यू सर्टन रीजन्स, तो वहाँ पे भी आप इनको कोट कर सकते हैं। ठीक है। कभी कभी ना ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपको कि मान लीजिए इंडिया विजन 3030 है कि 2030 है कि इंडिया को ग्रो करना है, उसके लिए क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं, तो स्टेप्स में आप इन रीसेंट चीज़ों को भी लिख सकते हो। या मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन आ जाए और आपको लगता है कि इट इज़ रिलेटेड टू द डेवलपमेंट, तो यू कैन एक्चुअली कोट देम देयर, दीज आर द स्टेप्स दैट गवर्नमेंट हैज़ टेकन। सो इन टर्म्स ऑफ इंफ्रा, this could be the steps. In terms of agriculture, there could be some other step. In terms of economy अलग से there could be some other step. तो कभी भी जो steps लिए हैं आप डायरेक्टली 4 steps मत लिखिए, आप उनको different categories में डिवाइड कर दीजिए, you end up getting more marks. ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। So one more thing was in news, PIB में जस्ट विद दिस न्यूज़ देयर वर अदर प्रपोज थिंग्स इज वेल, तो वो भी आप लिखेंगे। तो धुबरी फूलाभारी ब्रिज जो है, दिस इज ऑल्सो प्रपोज एसोसिएटेड विद ब्रह्मपुत्रा रिवर। अगर आप देखो ब्रह्मपुत्रा रिवर पे ही दिस इज अ सॉर्ट ऑफ ब्रिज विच इज प्रपोज्ड। सो धुबरी टू फूलबारी, ठीक है। अगेन जो ये धुबरी टू फूलबारी है, अगर आप देखो दिस इज आसाम, दिस इज मेघालय, सो दिस बेसिकली कनेक्ट्स
आसाम विद मेघालय. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू विल हैव टू नो दिस. ठीक है, तो प्रपोज्ड ब्रिज है टू कनेक्ट आसाम विद मेघालय. ठीक है, अगेन जब ये बन जाएगा, अभी तो कह रहे हैं कि 26-27 तक बनेगा, तब इंडिया का लॉन्गेस्ट ब्रिज होगा ओवर वाटर. और इसके लिए आपकी जापान से जो है, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेटिंग एजेंसी से फंडिंग की भी बात है. ठीक है जी, याद रहेगा. याद नहीं भी रहेगा कोई बात नहीं, आप पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, मल्टीपल रिविजन्स कीजिए, चीज़ें ऑब्वियसली विल मेक मोर सेंस. नेक्स्ट, मजौली ब्रिज वाज इन न्यूज़. ठीक है, तो मजौली ब्रिज जो है, अगर मैं आपको एग्जैक्टली बताऊं, मजौली आइलैंड और जोरहाट जो है, इन दोनों को कनेक्ट करता है. राइट, तो कैन यू सी कि ये एक ब्रिज है जो कि मजौली इन द नॉर्थ एंड जोरहाट इन द साउथ को कनेक्ट करता है. मजौली, व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट? ठीक है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है बिकॉज इट इज़ द लार्जेस्ट इनहैबिटेड रिवर आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड. रिवराइन आइलैंड भी कहीं कहीं पे आप इसको पढ़ोगे. ठीक है जी, याद रहेगा. चलो जी, अगली न्यूज़ पे आते हैं. हाँ जी, सो इंडिया में जो जियो स्पेशल डेटा है उसकी पॉलिसी जो है लिबरलाइज की गई है. तो ये जियो स्पेशल डेटा होता क्या है बेसिकली? तो आप देखते हो, आप मान लीजिए कि आपको लेट्स से आप इतने सारे मैप्स वाली एप्लीकेशंस देखते हो, है ना, कौन सा रोड कहाँ है, कौन सी वाटर बॉडी, कौन सी रेल लाइन कहाँ है, राइट, अपने फ़ोन पे आप चेक कर लेते हो उसके मैप्स. सो दिस इज़ जियो स्पेशल डेटा. तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक ने नई गाइडलाइंस निकाली हैं जियो स्पेशल डेटा के लिए कि अब पहले क्या होता था कि आप कौन सा डेटा यूज़ करोगे, कौन सा नहीं करोगे, दे यूज टू बी अ लॉट ऑफ परमिशंस एसोसिएटेड विद इट. ऑल्सो मेजॉरिटी जो है वो सर्वे ऑफ इंडिया ही देखता था, बट अब दे हैव डीरेगुलेटेड इट. ठीक है, अब गाइडलाइंस आई हैं कि डीरेगुलेशन होगा और आपको परमिशंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, तो जियो स्पेशल डेटा में इट कुड बी एनीथिंग, है ना, आप रेल लाइन्स देख सकते हो, रोड्स दे सकते हो, एनीथिंग. तो प्रेजेंट पॉलिसी क्या थी कि बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन थी. ठीक है, कि बहुत सारे इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं, तो दे वर ऑलवेज परमिशंस. तो पहले क्या होता था कि या तो गवर्नमेंट रन एजेंसीज डोमिनेट करती थी जियो स्पेशल डेटा के सेक्टर को, और मान लीजिए कोई प्राइवेट कंपनी भी होती थी तो बहुत परमिशंस लेनी पड़ती थी. बट अब चेंजेस क्या, नए गाइडलाइंस क्या हैं कि जितनी भी प्रायर अप्रूवल्स हैं, अप्रूवल्स फॉर सर्वे, अप्रूवल फॉर मैपिंग, राइट, अप्रूवल फॉर बिल्डिंग एप्लीकेशंस, डिफरेंट ई एप्लीकेशंस, उनको डीरेगुलेट कर दिया गया है, आपको परमिशंस नहीं लेनी पड़ेंगी. ठीक है, नो प्रायर अप्रूवल्स, सिक्योरिटी क्लियरेंस भी ईजी कर दिया जाएंगे, लाइसेंस और एक्विजिशंस भी बहुत ही ज़्यादा डीरेगुलेट कर दिए जाएंगे. इसका बहुत बड़ा एडवांटेज क्या है? सबसे पहली चीज़, अब पब्लिक और प्राइवेट एंटिटीज़ दोनों सेम लेवल पे आ जाएंगी. राइट, दोनों के पास ही अपॉर्चुनिटीज़ हैं एंड अकॉर्डिंगली मोर डेटा विल बी, या रादर मोर एप्लीकेशंस विल बी डेवलप्ड, जिससे कि ईज ऑफ डूइंग थिंग्स भी हो जाएगा. राइट, इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो कंट्री के स्टार्टअप्स हैं या प्राइवेट रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको बहुत ज़्यादा मौका मिलेगा और चीज़ों को आगे बढ़ाने का. आप देख रहे हो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स बहुत ज़्यादा न्यूज़ में हैं, प्राइवेट सेक्टर की एंट्री बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो उस एसोसिएशन में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है. तो कभी भी आपको ऐसी चीज़ों पे क्वेश्चन आए कि आपको लगता है कि प्राइवेट सेक्टर की एंट्री कितनी रेलेवेंट है, राइट, तो यू कैन हैव योर ओन विजन्स अबाउट इट. आपके अपने रेजर्वेशंस हो सकते हैं, या आप उसके अगेंस्ट हो या आप उसके फेवर में हो, लेकिन याद रखना आपका आंसर हैज़ टू बी एकेडमिक. हमेशा ही एकेडमिक आंसर लिखना है. तो प्रोज आप ये लिखोगे, कॉन्स अगर आपको कुछ लग रहे हैं यू कैन डेफिनेटली कोट देम, पर हमेशा मेक श्योर यू राइट एन एकेडमिक आंसर फॉर योर सिलेक्शन. ठीक है, इससे एक और एडवांटेज क्या है, ऑब्वियसली इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी और एप्स आएंगी और इन चीज़ों को यूज़ किया जाएगा एंड अकॉर्डिंगली एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी ना. दिस ऑल्सो हेल्प्स कुछ ऐसे सेक्टर्स जहाँ पे इन मैप्स की बहुत ज़रूरत है. फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर में कितना ही रिमोट सेंसिंग जियो स्पेशल डेटा की ज़रूरत है, या मान लीजिए कि आपको लेट्स से कि आपको वेदर मॉनिटरिंग करनी है, तो वेदर मॉनिटरिंग करने के लिए भी अगर आपकी जियो स्पेशल डेटा जो है और ज़्यादा रेजोल्यूशन से आपको मिलता है, इससे एसोसिएटेड और एप्स बनती हैं, तो वेदर मॉडल्स बनने भी बहुत ज़्यादा ईजी हो जाते हैं. तो अल्टीमेटली इसका बेनिफिट किसका है? फार्मर्स को भी है. तो कभी कभी भी आपको क्वेश्चन आता है कि आपको क्या लगता है फार्मिंग में टेक्नोलॉजी
कितनी बेनिफिशियल रही है, तो आप लिखिए कि सरकार अभी भी स्टेप्स ले रही है, सरकार ने जियो स्पेशल डेटा के लिए गाइडलाइंस को ईजी कर दिया है। या मान लीजिए आपको इन जनरल इकोनॉमी बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं कि प्राइवेट सेक्टर की एंट्री के बारे में, आप उनके बारे में लिख सकते हैं। आपको कभी साइंस एंड टेक की डेवलपमेंट पे क्वेश्चन आ सकते हैं कि इंडिया कितना आगे बढ़ा है, तो आप लिखिए इंडिया अभी भी ग्रो कर रहा है और ऐसे इनिशिएटिव्स लेके आ रहा है। तो आप देख रहे हो सेम चीज़ को आपने GS1 में ज्योग्राफी में भी डाल दिया, GS3 में आपने इकोनॉमी में भी यूज़ किया, एंड आपने उसको GS3 में साइंस में यूज़ किया। गवर्नेंस भी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इन चीज़ों को कोट कर सकते हैं। तो आप देख रहे हो हमेशा ही कोई भी चीज़ इज़ नॉट रेलेवेंट टू ओनली वन सब्जेक्ट, इट कैन बी कोटेड इन डिफरेंट जोन्स। नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं। हाँ जी, जियो स्पेशल पोर्टल की बात है। तो अभी तक क्या होता था कि आई वॉन्ट यू टू नो दिस, एक भुवन करके पोर्टल था, उसमें क्या था कि मैप कंटेंट जो है वो इसरो बनाती थी। तो यूजर्स जो है अभी तक डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इसरो डिसाइडेड टू शेयर, उसके बेसिस पर ही आगे काम करते थे। मान लीजिए कोई थीमेटिक मैप्स हैं तो उनको उसी के बेसिस पे बनाया जाता था। बट इसमें दिक्कत क्या थी कि ये सिर्फ इंडियन बाउंड्रीज पे ही थे, राइट। सर्वर्स कुछ इस तरह से थे सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से, और कुछ स्पेसिफिक रीजनल लैंग्वेजेस में ही थे। लेकिन अब बिकॉज देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ डीरेगुलेशन, अब इन चीज़ों को और भी आगे बढ़ाया जाएगा। नाउ व्हिच रिमाइंड्स मी, जब भी आपको क्लाइमेट पे क्वेश्चन आता है ना कि मॉनसून प्रोडिक्शन के लिए आप क्या बेटर कर सकते हैं, या मान लीजिए सुनामीज, इनकी प्रोडक्शंस के लिए आप क्या बेटर कर सकते हैं, आप इन पॉइंट्स को वहाँ भी आप डालेंगे कि जियो स्पेशल डेटा अब इजीली अवेलेबल है तो और क्लाइमेटिक मॉडल्स बन सकते हैं। तो आप देख रहे हो एनवायरमेंट के पॉइंट से भी हमने इसको कोट कर दिया। ठीक है जी, चलिए अगली चीज़ पे आते हैं। हैदराबाद को रिसेंटली ग्लोबल ट्री सिटी स्टेटस मिला है। तो ये ट्री सिटी स्टेटस बेसिकली एक प्रोग्राम है, ट्री सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड, उससे एसोसिएटेड है। ये क्या करते हैं, ऐसी सिटीज़ और टाउन को रेगुलेट करते हैं जिन्होंने ट्रीज़ के कॉन्टेक्स्ट में बहुत काम किया है, स्पेसिफिकली अर्बन फॉरेस्ट या अर्बन ट्रीज़, इनको ज़्यादा अच्छे से मेनटेन किया जाए, मैनेज किया जाए, राइट। तो बेसिकली अर्बनाइजेशन को ही ग्रीन अर्बनाइजेशन या रादर ग्रीन कवर के टर्म्स में देखा जाता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो फैक्चुअल क्वेश्चन आ सकता है, कौन सी स्टेट एसोसिएटेड है, हैदराबाद। नाउ कौन इसको डिक्लेयर कर रहा है कि हु विंस दिस पर्टिकुलर स्टेटस, तो वैसे तो FAO एसोसिएटेड है, लेकिन FAO के साथ एक आर्बर डे फाउंडेशन भी एसोसिएटेड है। हम इसके बारे में एंड में पढ़ेंगे आर्बर डे फाउंडेशन क्या है। हैदराबाद की सिग्निफिकेंस क्या है, इट इज़ द ओनली सिटी जिसको ये ट्री सिटी स्टेटस मिला है। सो किसी को भी ट्री सिटी स्टेटस कैसे मिलता है, 5 चीज़ें हैं, राइट। बेसिकली आपको फॉरेस्ट या ट्रीज से एसोसिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एस्टैब्लिश करनी है, रूल्स, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करना है। सो बेसिकली ग्रीन कवर बढ़ाने की बात करता है ये बेसिकली, राइट। नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू दिस, बट एटलीस्ट आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। ठीक है, अब वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो पीपल टेंड टू मिस, किन प्रोग्राम्स के लिए मिली है ये पता होना चाहिए। सो पहला है हरिता हारम प्रोग्राम। ये बेसिकली तेलंगाना गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, जिसमें वो कहते हैं कि अभी उनकी स्टेट्स में जो ग्रीन कवर है वो 25.16% है। इनिशियली इवेंचुअली आइडिया क्या है कि 33% तक की बात की जाए, इंक्रीज करने की बात है। तो इस प्रोग्राम की वजह से उनको स्टेटस दिया गया है। दूसरा अर्बन फॉरेस्ट पार्क है, कि जितनी भी सिटीज़ हैं उनके अराउंड जितने भी फॉरेस्ट हैं उनको अर्बन फॉरेस्ट पार्क्स में कन्वर्ट किया जाए। तो ये 2 प्रोग्राम्स अगर आपसे पूछ लिया जाता है इन न्यूज़ है किससे एसोसिएटेड है, तो आप उनको ट्री कवर प्रोग्राम से एसोसिएट करवा सकते हैं। ऑल्सो कभी भी आपको क्वेश्चन आते हैं ना कि आपको लगता है कि इंडिया ने क्या स्टेप्स लिए हैं एनवायरनमेंट को आगे बढ़ाने के लिए, या मान लीजिए इन जनरल अगर आपको कभी आता है कि पेरिस डील के लिए इंडिया, आपको क्या लगता है क्या स्टेप्स ले रहा है, राइट। तो आप लिखिए कि इंडिया जो है ग्रीन कवर बढ़ा रहा है, और इसमें आप इस ट्री जो हैदराबाद सिटी है उसको कोट कर सकते हैं। ऑल्सो कभी कभी ना आपको एक GS2 में क्वेश्चंस आते हैं आपको NGOs की सिग्निफिकेंस पे, या थर्ड पार्टीज़ जो हैं उनकी सिग्निफिकेंस पे, कि आपको क्या लगता है कि कितनी ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। वहाँ आप इनको लिखिए कि बहुत सारे ऐसी, फॉर एग्जांपल आर्बर डे फाउंडेशन है, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी लार्जेस्ट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्री प्लांटिंग से एसोसिएटेड है। तो आप देख रहे हो इन्होंने ये बेसिकली कितने सारे प्रोग्राम्स रन किए हुए हैं, एंड पीपल या रादर सिटीज स्ट्राइव टू अर्न देम, राइट। तो NGOs की यही सिग्निफिकेंस है कि ये जनता को स्ट्राइव कर रही है टू रीच डिफरेंट लेवल्स। तो आप देख रहे हो सेम एनवायरनमेंट का क्वेश्चन आपके NGOs वाले क्वेश्चन में भी आ जाता है।
तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। यू कैन ऑलवेज गेट कि आर्बर डे फाउंडेशन किससे एसोसिएटेड है, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ ये फाउंडेशंस के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। दे वोंट आस्क यू कौन सी कंट्री से एसोसिएटेड है, कौन से साल में आई थी, बट इनका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, चलिए अगली न्यूज़ पे आते हैं। तो रिसेंटली जो है कुछ वेदर और क्लाइमेट प्रेडिक्शन मॉडल्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा इन न्यूज़ हैं। रिसेंटली गवर्नमेंट का मिशन है एक मॉनसून मिशन, इसके अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने कुछ जो है क्लाइमेट प्रिडिक्शन मॉडल्स बनाए हैं। किस तरह के मॉडल्स कि आप प्रिडिक्ट कर सकते हो दी वेदर फॉर 1 to 10 days, फॉर 10 to 30 days, फॉर अप टू 1 रीजन। अब ध्यान रखना दो टर्म्स होती हैं अपने पास, एक होती है वेदर, एक होती है क्लाइमेट। वेदर हमेशा शॉर्ट टर्म होता है, कभी आपने न्यूज़ में सुना ना वेदर रिपोर्ट होती है, क्लाइमेट रिपोर्ट नहीं होती। सो वेदर जो है इवेंचुअली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एवरेज कैसा रहता है उसको क्लाइमेट कहते हैं। तो हमेशा आप देखना अगर शॉर्ट टर्म की बात होगी हमेशा वेदर मॉडल्स बनते हैं, क्लाइमेट मॉडल्स हमेशा लॉन्गर टाइम के लिए होते हैं। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब मॉनसून मिशन का टारगेट क्या है, नाम से पता लग रहा है कि मॉनसून प्रिडिक्शन जो है उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं। मॉनसून प्रिडिक्शन वीक के हिसाब से, राइट, पूरे मॉनसून सीजन के हिसाब से या कुछ डेज के हिसाब से दे वांट टू वर्क ऑन इट। ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली मॉनसून जो है दिस अफेक्ट्स नॉट ओनली आर एग्रीकल्चर एवरीबडी नोज, लेकिन इसके लेट होने या ज़्यादा जल्दी आ जाने से कोस्टल एरियाज भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्वेश्चंस ना। कभी भी आपको क्वेश्चन आए ना कि जो आपका एग्रीकल्चर है ये बहुत ही ज़्यादा मॉनसून से पीड़ित है, आपको क्या लगता है कि व्हाट शुड बी डन, ठीक है, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा कि मॉनसून मिशन लिया जा रहा है और क्लाइमेटिक मॉडल्स भी बनाए जा रहे हैं। कभी आपको डिजास्टर मैनेजमेंट में क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया ने क्या स्टेप्स लिए हैं डिजास्टर को बेटर मिटिगेट करने के लिए, बेटर मैनेज करने के लिए। आप मिशन को भी कोट कीजिए और इन वेदर मॉडल्स को भी कोट कीजिए। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑब्वियसली दे वांट टू डू अदर थिंग्स इज वेल, कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट्स में कोऑर्डिनेशन की जाए बेटर मॉडल्स के लिए, ऐसे एप्लीकेशंस बनाई जाए जिनसे कि वो सारे सेक्टर्स जिनमें इसका सोशल इम्पैक्ट है, फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर, एनर्जी, राइट, इन सभी के लिए डिफरेंट एप्लीकेशंस बनाई जाए। और वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि एडवांस डेटा कलेक्ट किया जाए ताकि एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी भी बनाई जा सके फॉर these predictions, for these model predictions। ठीक है जी, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट वेरी फैक्चुअल डेटा है कि कहा जा रहा है कि फॉसिल ऑफ वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट एनिमल जो है मध्य प्रदेश में मिले, तो इन्हें डिकिंसोनिया फॉसिल कहते हैं। कुछ इस तरह का दिखता है। ठीक है, किस इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, द टर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक 2 years बैक ऑल्सो देयर वाज सम डिस्कवरी एंड देयर वाज अ डायरेक्ट क्वेश्चन कि सो एंड सो टर्म हैज़ बीन न्यूज, इट इज़ एसोसिएटेड विद व्हाट। तो आपको वहाँ पे पता होना चाहिए था कि इट इज़ एसोसिएटेड विद द रीसेंट डिस्कवरी, तो द टर्म बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड थिंग, ये भीमबेटका केव्स में मिले, भीमबेटका केव्स एमपी से एसोसिएटेड है। सो ये हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है। सो यू कैन गो बैक एंड रीड अबाउट भीमबेटका केव्स। आप देखोगे कि प्री हिस्टोरिक पीरियड से बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड है, कुछ पेलियोलिथिक चीज़ें हैं वहाँ, कुछ मीजोलिथिक हैं, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। दिस इज़ हाउ यू सी कि हिस्ट्री के करंट अफेयर्स में क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, चलिए लास्ट न्यूज़ फॉर द डे, पेयजल सर्वेक्षण। पेयजल क्या होता है, पीने वाला पानी। सो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स से एसोसिएटेड है और ये जो सर्वेक्षण है ये एक पर्टिकुलर मिशन के अंडर है। द मिशन इज कॉल्ड जल जीवन मिशन अर्बन। तो जल जीवन मिशन में क्या है, इनिशियली 10 cities में देयर विल बी अ सर्वे। ठीक है, सर्वेक्षण की बात है। सो जल जीवन मिशन के अंडर जो सर्वे है उस सर्वे में 10 cities में सर्वे किया जाएगा। किस तरह का सर्वे है, अब देखो कि ड्रिंकिंग वाटर, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट कैसी है, राइट, और उस जगह की 3 वाटर बॉडीज़ की कंडीशन पे काम किया जाएगा। किस तरह से आप डेटा कलेक्ट करोगे, आप जो है बेसिकली फेस टू फेस इंटरव्यूज़ करेंगे, ठीक है, विद सिटीजन्स। ऑलरेडी आप वहाँ के वाटर सैंपल कलेक्शन करेंगे, लेबोरेटरी टेस्टिंग करेंगे, फील्ड सर्वे करेंगे एंड देयर विल बी अ सर्वे जिसके हिसाब से डिसाइड किया जाएगा कि इस सर्वेक्षण में किसको क्या रैंक दिया जाए। एंड जो भी रिस्पॉन्सेज होंगे वो एक प्लेटफॉर्म पे
भर दीजिए। मैंने से प्लेटफॉर्म आई जस्ट मीन की ई गवर्नेंस की बात है, इसको आप ई गवर्नेंस वाले क्वेश्चन में भी कोट कर सकते हो या स्मार्ट गवर्नेंस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। एंड अकॉर्डिंगली मान लीजिए कि आपका जल जीवन मिशन है और उसमें आपको फंडिंग दी जा रही है 3 फेजेस में, 20 40 40। पहले फेज में 20, नेक्स्ट फेज में 40, नेक्स्ट फेज में 40। नाउ इस सर्वेक्षण की सिग्निफिकेंस क्या है? दिस एक्चुअली हेल्प्स पीपल टू सी कि हाउ मच वर यू एट इनिशियली, व्हाट वाज द लेट्स से XYZ नंबर दैट यू वर इनिशियली, और आपने कितना ग्रो किया है। बिकॉज ग्रोथ क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ये जो लास्ट आपको इंस्टॉलमेंट मिलेगी पैसे की, उन्हीं को मिलेगी जिन्होंने कि काम किया होगा। डिपेंडिंग ऑन द आउटकम्स आपको लास्ट जो है इंस्टॉलमेंट दी जाएगी। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए जो जल जीवन मिशन में ये सर्वेक्षण हैं पेयजल वाले, दे बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। ओके, कभी भी आपको वाटर रिसोर्सेज के बारे में क्वेश्चन आए तो आप उनको यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। और ऑल्सो वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कभी कभी ना ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपको क्या लगता है गवर्नेंस में सिटीजन्स का कितना रोल है, तो वहाँ पे आप लिखिए कि डेफिनेटली गवर्नेंस में सिटीजन्स का रोल है, बिकॉज सिटीजन्स का भी जो पॉइंट ऑफ व्यू है या जो इश्यूज पूछ रहे हैं उनको भी इन चीज़ों में इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। एक और तरह का क्वेश्चन बता दूँ, कभी कभी ना क्वेश्चन आते हैं कि जितने भी इश्यूज हैं वो ई मोड से सॉल्व हो रहे हैं, राइट। सब कुछ इंटरनेट पे ऑनलाइन किया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि इस सभी इश्यूज के ई होने की वजह से, राइट, इलेक्ट्रॉनिक होने की वजह से जो ह्यूमन टच है या जो ह्यूमंस की कंट्रीब्यूशन है वो कम हो जाएगी? तो वहाँ पे आप इन क्वेश्चंस को कोट कर सकते हैं, स्पेसिफिकली एथिक्स में, राइट। एथिक्स में तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जैसे जैसे मान लीजिए, लेकिन कम अप विद हिस्ट्री एज वेल, कि हिस्ट्री में जैसे जैसे मैकेनाइजेशन बढ़ी है तो उतना ही क्या आपको लगता है कि ह्यूमंस की रेलेवेंस कम हो गई है? तो वहाँ पे आप इस एग्जाम्पल को कोट करेंगे, नहीं, इवन दो दिस इज अ टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म, बट उसमें भी ह्यूमन रिस्पॉन्स डाला जा रहा है। ओनली व्हेन दे गिव यू अ फीडबैक चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, राइट। कभी भी आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या आपको लगता है कितना रेलेवेंट है? विल द होल सिस्टम बी माइग्रेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आपको एथिक्स में पूछा जा सकता है। तो वहाँ पे आप लिखिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यस प्रिडिक्ट कर सकती है, लेकिन जो ह्यूमन रिस्पॉन्स है वही आपको ग्राउंड रियलिटीज बताते हैं। तो आप देख रहे हो, सिंपल सा अर्बनाइजेशन का पॉइंट हमने एथिक्स में भी कोट किया है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी हो जाती है, ठीक है। कभी कभी आपको क्वेश्चंस आते हैं एआई से रिलेटेड ही, लेट्स से कि आप वहाँ पे एग्जांपल्स वेदर मॉडल्स वाले भी कोट कर सकते हो। कैसे? लेट्स से कि आपने बोला कि हमने एक वेदर मॉडल प्रिडिक्ट कर दिया डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरह का डेटा है, डिपेंडिंग अपॉन सर्टन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पैराडाइम्स, लेकिन ह्यूमन इंटरैक्शन भी तो इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वेदर इज प्लोन टू चेंज एज इट इज़। तो ह्यूमंस ने जो डिजास्टर मैनेजमेंट के मॉडल्स बनाए हैं वहाँ पे, या डिजास्टर मैनेजमेंट स्कीम्स बनाई हैं, या डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट्स बनाए हैं, NDRF की फॉर्स बनाई हुई है, वो हैं जो ग्राउंड रियलिटीज़ में आपको हेल्प करेंगी। तो आप देख रहे हो, सिंपल एथिक्स के क्वेश्चन को हमने अर्बनाइजेशन के एग्जाम्पल से भी रिलेट कर दिया और हमने इसको गवर्नेंस से भी रिलेट कर दिया। तो दीज एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज व्हाट विल फेच यू दोस एक्स्ट्रा 3-4 मार्क्स जो आपको रैंक्स लेके आते हैं, ठीक है। तो कभी भी आप जो भी ये चीज़ें पढ़ें, कोशिश कीजिए कि आप इनको हिस्ट्री से रिलेट करें, एथिक्स से रिलेट करें, आपका आंसर बहुत ही अच्छा बनेगा, ठीक है। तो जल जीवन मिशन की जैसे मैंने आपको बात की है, तो जल जीवन मिशन का बेसिक एजेंडा क्या है कि वाटर सप्लाई, यूनिवर्सल कवरेज ऑफ वाटर सप्लाई, ठीक है। और इसमें ना 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़, ये SDG गोल 6 पे काम कर रहा है। SDGs हैं आपके, SDG में क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन से एसोसिएटेड गोल है 6। तो कभी भी अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ फार डू यू थिंक इंडिया हैज़ अचीव्ड SDGs, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उसमें आप इसको एग्जाम्पल लिखेंगे कि इंडिया जो है जल जीवन मिशन कर रहा है टू अचीव द गोल ऑफ क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, ठीक है। अब यहाँ पे इनिशियल डेटा के कौन सी सिटीज़ ली जाएंगी? 500 अमृत सिटीज़ ली जाएंगी, यानी कि जल जीवन मिशन अमृत सिटीज़ से एसोसिएटेड है। इसलिए आपको बैकएंड में पता होना चाहिए अमृत मिशन क्या है। अमृत मिशन स्टैंड्स फॉर अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तो अर्बनाइजेशन का एक मिशन है जिनका बेसिक एजेंडा क्या है कि इंफ्रा बनाइए वाटर सप्लाई के लिए, सीवेज नेटवर्क्स के लिए, बेसिकली अर्बनाइजेशन को बेटर करें। तो जल जीवन मिशन में जो इनिशियली आपकी सिटीज़ हैं वो अमृत सिटीज़ ली जाएंगी। तो याद रखिएगा, जल जीवन मिशन नॉट ओनली हैज़ ऑब्जेक्टिव ऑफ इट्स ओन, बट इट ऑल्सो गिव्स सर्टन सपोर्ट, जो फाइनेंशियल सपोर्ट है टू अमृत मिशन एज वेल। सो ये दोनों ही इंटर रिलेटेड हो जाएंगे यहाँ पे आपके,
ठीक है, चलिए जल जीवन मिशन कंटिन्यू करते हैं कि एजेंडा वाटर से एसोसिएटेड है, राइट। अर्बन रीजन्स में वाटर सप्लाई बेटर करना, सीवेज करना, तो वही वो चीज़ें कर रहे हैं। वाटर बॉडीज़ को रिजुविनेट करेंगे, ग्रीन स्पेसेस को बढ़ाएंगे और स्पॉन सिटीज़ भी बनाने की बात करेंगे। स्पॉन सिटीज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। तो स्पॉन सिटीज़ वो सिटीज़ होती हैं जहाँ की अर्बन प्लानिंग में आप अर्बन वाटर मैनेजमेंट भी करते हो। वेरी इंपॉर्टेंट, इट कुड बी अ डायरेक्ट क्वेश्चन कि मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि स्पॉन सिटीज़ का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है, आपको क्या लगता है कितना ज़्यादा ये आगे बढ़ा है। तो अगर आपको पता होगा ना कि ये अर्बन वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड है, तो आप सारे की सारी चीज़ें यहाँ कोट कर सकते हैं। तो टर्म्स ऑल्सो बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेसिकली स्पॉन सिटीज़ का कॉन्सेप्ट क्यों बनाया गया था कि पानी को सही से यूटिलाइज किया जाए अर्बन रीजन्स में, ताकि फ्लड्स जो हैं वो रिड्यूस हो। ठीक है, तो कभी डीएम या रादर डिजास्टर मैनेजमेंट भी आपको फ्लड से क्वेश्चन आए तो वहां पे आपको स्पॉन सिटीज़ को आप कोट कर सकते। ठीक है जी, चलिए इसका एक और बहुत बड़ा एजेंडा क्या है, सर्कुलर इकोनॉमी ऑफ वाटर। सर्कुलर इकोनॉमी पे मैंने आपको एक 2 मिनट भी बनाया था, पहला जो था। सर्कुलर इकोनॉमी क्या होती है कि चीज़ों को वेस्ट ना जाने दे। कोई भी एक सिस्टम है, उसका जो आउटपुट है उसको आप वापस रीयूज कर रहे हैं, तो सर्कल में आपकी पूरी इकोनॉमी चलती रहेगी। दिल बी आउटपुट, बट आउटपुट विल बी अगेन यूज्ड एज इनपुट टू सम अदर थिंग। फॉर एग्जाम्पल सीवेज ट्रीट करते हो आप, तो वो भी तो एक तरह की सर्कुलर इकोनॉमी ही है आपकी, राइट। अगर आप और जानना चाहते हो, आप 2 मिनट सीरीज में सर्च कर सकते हैं सर्कुलर इकोनॉमी। ठीक है, एक और जो एजेंडा है इनका, ये एक टेक्नोलॉजी मिशन की बात कर रहे हैं कि जल जीवन मिशन में हम एक ऐसा मिशन बनाएंगे जहां पे हम कुछ टेक्नोलॉजीज भी ऐड करेंगे इन द फील्ड ऑफ वाटर। क्या टेक्नोलॉजीज, व्हाट विल बी द लेटेस्ट, दिस विल हैव टू कीप ऑन सीइंग इन द करंट अफेयर्स। फिलहाल के लिए दे आर सेइंग कि एक टेक्नोलॉजी मिशन भी होगा। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज कि हम लोगों को मासेस को अवेयर भी करेंगे, एजुकेट भी करेंगे अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ वाटर। और इसी जल जीवन मिशन का एक पॉइंट है कि हम पेयजल सर्वेक्षण भी करेंगे, जिसके बारे में हमने सबसे शुरू में पढ़ा। तो उससे हमें इनकी जो रादर इस मिशन की जो प्रोग्रेस है उसके बारे में भी पता चलता रहेगा। तो आप देख रहे हो अगेन ई गवर्नेंस, स्मार्ट गवर्नेंस, सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ पे ऐड हो जाते हैं। इन चीज़ों को ना आप अपनी एथिक्स की केस स्टडीज़ में भी यूज़ कर सकते हो। कभी कभी ना केस स्टडीज़ आ जाती हैं कि व्हाट विल यू डू, राइट, टेल अबाउट द स्टेप्स, यू राइट 4 स्टेप्स अबाउट इट। तो जब आप स्टेप्स की बात करोगे, आप एग्जाम्पल्स ले सकते हो कि लेट्स से कि दे आस्क यू कि वाटर प्रॉब्लम है, व्हाट विल यू डू। तो यू कैन ऑलवेज राइट कि कुछ इस तरह के सर्वेक्षंस हैं या जो ये सर्वेज हैं, इन मॉडल्स पे आई विल ऑल्सो मेक सम सर्वे का मॉडल। सो यू कैन कोट दिस कि XYZ सर्वे ऑन द मॉडल ऑफ पेयजल सर्वेक्षण या सम मिशन ऑन द मॉडल ऑफ जल जीवन मिशन। तो आप देख रहे हो सेम टू सेम चीज़ अब आपने केस स्टडीज़ में भी कोट कर दी है। हो सकता है कि आपको डिजास्टर मैनेजमेंट क्वेश्चन आ जाए कि देयर वाज फ्लडिंग, व्हाट विल यू डू नेक्स्ट टू मेक थिंग्स बेटर। तो आप उसमें क्या करोगे, आप उसमें कुछ शॉर्ट टर्म मेजर्स दोगे, जिसमें तो आप डिजास्टर को किस तरह से मैनेज करोगे उसकी बात करोगे। कुछ आप लॉन्ग टर्म मेजर्स दोगे। तो लॉन्ग टर्म मेजर्स में आप लिख सकते हो कि हम तो जी स्पॉन सिटीज़ बनाएंगे, या आप लिख सकते हो ऑन द लाइंस ऑफ जल जीवन मिशन हम वाटर मैनेजमेंट को और बेटर करने की बात करेंगे। तो आप देख रहे हो सेम चीज़ जो है आपने केस स्टडीज़ में भी कोट कर दी एंड यू गेट दोज एक्स्ट्रा मार्क्स, राइट। तो आई होप आई कुड कम्युनिकेट अ लॉट ऑफ इट। ठीक है, आई होप आपको इंटरकनेक्शन समझ में आ रहे हैं। आई होप आपका होराइजन ब्रॉड हो रहा है। ऐसे ही लेक्चर्स हम हर वीक लाते रहेंगे। वी विल ट्राई टू गिव यू एज मच डेटा एज पॉसिबल एंड या दैट विल बी ऑल फ्रॉम माई एंड। आई होप यू नो अबाउट आवर प्रीलिम्स क्रैश कोर्स। करंट अफेयर्स जो है एब्सोल्युटली डिस्कस हो रहे हैं आपके वहाँ प्रीलिम्स से एसोसिएटेड। तो अगर आपको लगता है कि यू नीड असिस्टेंस फॉर इट, प्लीज़ गेट बैक टू अस एंड वील हेल्प यू विद दिस इज वेल। ठीक है जी, चलिए दैट वाज ऑल फ्रॉम माई एंड। ओके दोस्तों, बाय बाय।